भावातीत ध्यान है क्या, कैसे करते हैं मेडिटेशन? बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जितने बजे भी सो के उठते हैं उठिए और उसके बाद भावातीत ध्यान कर लीजिए। अजय जी, हमारी महर्षि यूनिवर्सिटी भी है, तो क्या वहाँ के बच्चों को भी ये सिखाया जाता है? हमारे हर विद्यार्थी को, हर शिक्षक को और नॉन टीचिंग स्टाफ सबको भावातीत ध्यान करना कंपलसरी होता है। पर बहुत फेमस नहीं हो पाया ये ध्यान। 60 और 70 के दशक में तो बहुत फेमस था। और कोई आर्थिक रूप से अगर परेशान है तो उसके लिए भी कुछ है? आपको फ्री में पढ़ाएंगे। सफलता क्या है आपकी नज़र में? सफलता ये है कि आप जीवन आपका दुख विहीन रहे। आज हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं महर्षि महेश योगी संस्थान के अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी। आइए उनसे जानते हैं महर्षि महेश योगी के बारे में और उनके द्वारा किए गए मेडिटेशन को, जो विश्व भर में विख्यात है, उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं महर्षि महेश योगी के बारे में। महर्षि महेश योगी जी का जो परिचय है ना, वो पूरी दुनिया में विख्यात हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के नाम से, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा लोगों को दी वो दी भावातीत ध्यान, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। महर्षि महेश योगी जी ने ये कार्य पूरी दुनिया में शुरू किया। अपने गुरुदेव, उनके गुरुदेव थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे। बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ है, उसके शंकराचार्य थे वो। उनके शिष्य थे महर्षि महेश योगी जी। और उन्होंने गुरुदेव ने महर्षि जी को निर्देश दिया था कि भारतीय जो ज्ञान है पद्धति, भारत का जो ज्ञान है, उसके बेसिस पे पूरी दुनिया में तुमको दुख विहीन समाज की स्थापना करनी है। दुख विहीन समाज, बहुत बड़ा उद्देश्य बहुत बड़ा गुरुदेव का संकल्प था, महर्षि जी के गुरु का। उस संकल्प को महर्षि जी ने लिया और भावातीत ध्यान की जो पद्धति गुरुदेव ने बताई थी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, उसके द्वारा उन्होंने पूरे विश्व में लोगों को भावातीत ध्यान के द्वारा अपने मन को किस तरह से शांत करना, चेतना का कैसे विकास करना, ये उन्होंने सिखाना शुरू किया। उनका मुख्य कार्य इसी से शुरू हुआ था। सर, भावातीत ध्यान है क्या, कैसे करते हैं मेडिटेशन? भावातीत ध्यान बहुत ही सरल और प्राकृतिक ध्यान की पद्धति है। और ध्यान की पद्धति, ध्यान सब लोग जानते हैं, लेकिन इस भावातीत ध्यान में क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन या किसी तरह का कोई कठिनाई वाला काम नहीं होता है। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसको साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा सिखाया जाता है। मतलब साइंटिफिक क्या आपको सिखाते हैं कि ये मंत्र जाप है एक तरह से, तो मंत्र का जाप कैसे करना, ये जो है सिखाया जाता है भावातीत ध्यान के जो शिक्षक होते हैं। इसका 5 दिन का कोर्स होता है। 5 दिन का करीब 1-1.5 घंटे रोज का कोर्स होता है। नॉन रेसिडेंस कोर्स होता है। रेसिडेंस में भी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो 5 दिन में आपको सिखाया जाता है कि भावातीत ध्यान कैसे करना। और ये इतनी सरल पद्धति है कि लोगों को ये बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। पूरी दुनिया में भावातीत ध्यान का प्रचार इसलिए ज़्यादा हुआ और इतनी जल्दी फैला ये, इसके 2 कारण थे। एक तो ये था कि बहुत सरल और प्राकृतिक सिस्टम है। कोई ऐसी एक्टिविटी आपको नहीं, हम बोलते हैं, करने के लिए जिसमें आपको किसी प्रकार के लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़े। लाइफ स्टाइल चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितने बजे भी सो के उठते हैं उठिए और उसके बाद भावातीत ध्यान कर लीजिए। ये भी नहीं हम बोलेंगे 4 बजे सुबह उठिए, ठंडे पानी से नहाइए, ये सब कुछ नहीं है। आपको कैसे बैठ के ध्यान करना है, जिस आसन में आपको सुख मिले। हम लोग बोलते हैं सुखासन में बैठिए। सुखासन मतलब जिस आसन में सुख मिले। कुर्सी में बैठे हैं, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं, कुर्सी में बैठे हैं। किसी को पालथी मार के ज़मीन में बैठने का मन है, किसी को सोफे में कहीं भी बैठे। आपको मंत्र का जाप 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, 20-25 मिनट उतना करना है बस। और कुछ इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई रुकावट नहीं है मान लीजिए। और आपके खान पान में भी कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भोजन के पहले, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट के पहले ध्यान करिए, शाम को अपने डिनर के पहले ध्यान करिए। और वो भी सिर्फ भोजन के पहले ध्यान करने का वो बनाया गया है, क्योंकि भोजन के पास शरीर में थोड़ा शिथिलता आ जाती है, तो वो शिथिलता ना रहे, इसलिए भोजन के पहले ध्यान करना है। 20 मिनट मॉर्निंग, 20-25 मिनट, 20-25 मिनट शाम को। और इसको सिखाना, जो सिद्धांत जैसे बताया 5 दिन में सिखाते हैं। और इसके सिखाने वाले जो शिक्षक हैं उनको हम लोग भावातीत ध्यान के शिक्षक बोलते हैं, टीचर ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। वो लोग इस ध्यान को सिखाते हैं और इनको ट्रेंड किया गया है महर्षि जी के द्वारा
जो कोर्स बनाए गए उसके द्वारा ट्रेंड होते हैं। इनका 6 महीने का कोर्स होता है, शिक्षकों का रेसिडेंस कोर्स होता है। 6 महीने रह कर के वो सीखते हैं कि कैसे ध्यान सिखाना। तो कोई सेंटर है ये ध्यान सीखने का, कहाँ सीखे अगर इसके बहुत सारे जगह सेंटर हैं, भारत में भी कई जगह सेंटर हैं, नोएडा में भी है। हम लोग नोएडा में बैठे हैं, 70 सेक्टर में भी इसका सेंटर है। हमारी जो यूनिवर्सिटी 110 सेक्टर में वहाँ भी है। तो इसके कई जगह सेंटर हैं, रजौरी गार्डन है दिल्ली में, शालीमार बाग है, कई जगह ऐसे सेंटर हैं और इसके ट्रेंड शिक्षक वहाँ अवेलेबल होते हैं। और मैं आपको नंबर भी दे दूँगा इसका, आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि कैसे उनको कांटेक्ट करना चाहिए भावातीत ध्यान सीखने के लिए। और सबसे दूसरी चीज़ मैं बताई, एक तो ये कि इसमें कोई लाइफ स्टाइल चेंज नहीं, जो सरलता है इसकी। और दूसरी चीज़ जो इसकी पाई गई, जो जिसके कारण इतना दुनिया भर में फेमस हुआ, वो ये कि इसके द्वारा जो चेंजेस होते हैं व्यक्ति में, और चेंजेस कैसे, बहुत सिंपल, तनाव कम होना, स्ट्रेस का कम होना, ये भावातीत ध्यान का विशेष गुण है, स्ट्रेस कम करने का। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, जैसे कभी ठंड के दिनों में आप निकलो तो बाहर कोहरा छाया हुआ है, कोहरा छाया तो आपको दूर दिखता नहीं है, कितना दूर है कोई पता नहीं चलता। और यदि कोहरा हट जाता है, जब सूरज निकलता कोहरा हटता है तो आप देख सकते हो। बिल्कुल वही चीज़ मन के साथ होती है। मन में, चेतना में जब हमारे बहुत सारे तनाव हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, ये चल रहा, तो आप कोई अच्छी चीज़ सोच नहीं पाते हो, उसी में आप उसमें घूमते रहते हो। और भावातीत ध्यान के द्वारा ये जो तनाव हैं, ये जो मन का कोहरा है, वो दूर होता है। वो जब दूर होता है तो आप अच्छी चीज़ सोच सकते हो, अच्छे चीज़ें प्लान कर सकते हो। आप अपना बिजनेस यदि करते हो, आप अपना कोई काम करते हो, तो उसके लिए आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हो, सोच सकते हो। मन आपका क्लियर होता है। और ये नॉर्मल अनुभव लोगों का होता है कि जब थकावट रहती है, थकान रहती है, तो अपने अच्छी चीज़ नहीं सोच पाते। और जब मन शुद्ध रहता है, ताज़ा तरो रहता है, तो हम अच्छी चीज़ सोच पाते। भावातीत ध्यान बिल्कुल वही करता है, आपके मन को, आपकी चेतना को बिल्कुल तरोताज़ा कर देता है और आप अच्छे विचार कर सकते हो। तो इसके ऊपर क्या हुआ, जब महर्षि ने ध्यान सिखाना शुरू किया पाश्चात्य देशों में, तो वहाँ के लोग इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करते चीज़ों को। जो वैज्ञानिक स्पेशली जो होते हैं, ये अपने देश में भी करते हैं, वैज्ञानिक लोग तुरंत नहीं मानते कोई चीज़, कहते नहीं हमको पता करना क्यों ऐसा हो रहा है। तो वहाँ के एक न्यूरोलॉजिस्ट, जो दिमाग के डॉक्टर, वो उसके न्यूरोलॉजी के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला महर्षि जी, जो भी होता है बहुत अच्छा होता है, लोगों को अच्छा फील होता है, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि होता क्यों है, इसकी प्रोसेस क्या है, शरीर में क्या प्रोसेस होती है। आप तो समझा देते हो कि चेतना है और उसके 4-7 स्तर हैं, और वहाँ से नीचे चले गए, ये हो गया वो, हमको समझना है हमारे विज्ञान के हिसाब से। तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी इसके ऊपर, भावातीत ध्यान जो लोग करते थे उनके ऊपर, जो लोग ध्यान नहीं करते थे, फिर ध्यान के दौरान और ध्यान के पहले और ध्यान के बाद, ऐसे ब्रेन वेव को स्टडी किया, सांस कितनी, ऑक्सीजन कंजम्पशन को स्टडी किया, स्किन रेजिस्टेंस से बहुत सी चीज़ें पता करते। ऐसे उनके 15-20 पैरामीटर्स थे, उन्होंने वो सब मेज़र किए। मेजर करने के बाद उन्होंने ये पाया कि भावातीत ध्यान करने से सबसे पहला जो उन्होंने देखा, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट थे वो, तो सबसे पहला उन्होंने देखा कि ब्रेन वेव कोहेरेंट हो जाती हैं। ब्रेन वेव का कोहेरेंट होने का मतलब है कि आपकी जो थिंकिंग है वो भी कोहेरेंट रहेगी। तो जब उन्होंने ये चीज़ पाई तो फिर महर्षि जी के पास आए, बोला महर्षि हमने तो ये पाया कि इससे ब्रेन वेव कोहेरेंट होती हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने, भाई बहुत रेस्ट मिलता है, रेस्ट बहुत मिलता बॉडी को, रेस्ट को मेज़र करते थे ऑक्सीजन कंजम्पशन वगैरह से, जो भी उनके पैरामीटर्स थे। तो 2 चीज़ें उन्होंने मेजर रूप से पाई कि महर्षि, एक तो ब्रेन वेव कोहेरेंट होती है और दूसरा रेस्ट बहुत मिलता है। तो ये उन्होंने जब पाया तो महर्षि ने उनको समझाया कि जो सिद्धांत है, हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं उसके हिसाब से चेतना की जो स्थिति होती है, कॉन्शियसनेस की, उन्होंने 7 अवस्थाएं डिफाइन करी गई हमारे वैदिक सिद्धांत में। वो 7 अवस्थाएं कौन कौन सी चेतना की, बड़ी सिंपल हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 तो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जागना, सोना और सपने देखना। और उसके बाद 4 स्थितियां और है चेतना की। तो भावातीत ध्यान के द्वारा आप इन तीनों स्थितियों से परे होकर के चौथी, 5वीं स्थिति में जाते हो। चेतना की जो चौथी स्थिति है उसका ये गुण है कि वहाँ ब्रेन वेव कोहेरेंट हो जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप विचारों के परे हो जाते हैं। उस स्थिति को बोला जाता है भावातीत चेतना, तभी इसका नाम पड़ा भावातीत ध्यान। कि भावातीत, इस ध्यान के द्वारा आप भावातीत चेतना में पहुँच जाते हो। और भाव का मतलब होता है विचार, और तीत का मतलब उसके परे जाना। तो भावों के परे जाना, इसको भावातीत बोलते हैं। इसको चेतना की चौथी स्थिति मानी गई है। तो चेतना की जब चौथी स्थिति में आप जाते हो
तो आपके जो तनाव हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आप सब भावों से परे हो गए ना, अलग चले गए। और इसलिए ब्रेन वेव कोहेरेंट आती है कि उस समय आप बिल्कुल प्योर अनंत चित्त, जिसको हमारे स्क्रिप्चर्स में समझाया गया है, लोग बोलते हैं आत्मानंद सागर है, आत्मा का आनंद का सागर है, बिल्कुल शांत प्रशांत सागर चेतना, शांत चेतना होती है, वहाँ पे मन चला जाता है। और वहाँ जाने से, मन को जाने से, उस स्थिति में जाकर के आपकी स्ट्रेसेस ख़त्म होती हैं। कितना टाइम लगता है अजय जी इस भावातीत ध्यान को सीखने में? आपको मैंने बताया 5 दिन लगते हैं। 5 दिन के बाद आप 20 मिनट घर, 20 मिनट शाम को ध्यान करेंगे, पहले दिन से ही आपको अनुभव होने लगेगा। महर्षि जी का जो ज्ञान गुरुदेव के आशीर्वाद से उनको मिला है और जो उन्होंने पूरी दुनिया फैलाया है, पहले दिन से ही आपको अनुभव होगा। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, 3 दिन हम क्यों और लेते हैं? आपके पहले सिखा दिया आपको, 3 दिन हम क्यों लेते हैं? यही जानने के लिए आपने क्या अनुभव किया, क्या चेंजेस आपने अनुभव किए। ये जो भावातीत ध्यान किया तो क्या अनुभव आपने किया 3 दिन? आपके जब आपसे मिलता है, हमारा जो शिक्षक हैं वो मिलते हैं, तो बतलाते हैं कि हमने ये चेंज आप में आए। कैसे आए? भावातीत ध्यान करने से। और कोई कठिन चीज़ नहीं है। भावात ध्यान को कभी ये माना जाता था कि बहुत कठिन चीज़ है और आपको ऐसे बैठना वैसे बैठना, सुबह उठना, ठंडे पानी से नहाना, ये सब कुछ भी नहीं ज़रूरत है। गुरुदेव के आशीर्वाद से जो ज्ञान महर्षि जी ने सारी दुनिया में फैलाया, बहुत सरल है। भावातीत ध्यान बिल्कुल सिंपल पद्धति है। बैठ करके आपको 20 मिनट सुबह शाम करना है। और ये भी नहीं कि घर में बैठो, यदि मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, हवाई जहाज़ में हो या ट्रेन में हो या कार में एज ए पैसेंजर, नॉट एज ए ड्राइवर बट एज ए पैसेंजर हो, तो आप भावातीत ध्यान कर सकते हो बैठ करके। अच्छा, चूँकि आपका मन जो है ना वो अपने काम में लगा हुआ है, विचारों के हम परे जाते हैं, विचारों से दूर जाते हैं, तो वो आपको आउटसाइड नॉइज़ वाइज का फ़र्क पड़ता नहीं उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत यदि कोई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बहुत बड़ा कोई मॉल में बैठ के नहीं कर पाओगे क्योंकि भल्ला बहुत होता है, या मूवी थिएटर में नहीं कर पाओगे, लेकिन कहीं भी आप भावातीत ध्यान कर सकते हो। और इसीलिए इसको लोगों ने अडॉप्ट किया। जो हमारा तो ये मानना है, कई देशों में, अपने देश में भी और कई देशों में, इसीलिए लोगों ने अडॉप्ट किया कि हम लोग लाइफ स्टाइल चेंज की बात ही नहीं करते। हम ये कहते नहीं कि सुबह आपको उठना पड़ेगा, हम ये कहते नहीं कि आपको पालथी मार के बैठना है, या ऐसे कपड़े पहनने हैं, ये खाने में ये चीज़ छोड़नी है, या ये चीज़ अडॉप्ट करनी, कुछ नहीं। आपका जैसा लाइफ स्टाइल चलती रहेगी, जो चीज़ आपके शरीर के लिए आवश्यक होगी वो कंटिन्यू करें, जो नहीं होगी ऑटोमेटिक छूटती चली जाएगी। अजय जी, हमारी महर्षि यूनिवर्सिटी भी है, तो क्या वहाँ के बच्चों को भी ये सिखाया जाता है, या फिर इसके अलावा और क्या कुछ है जो हमारे जो योगी हैं उनकी शिक्षा का भी उसमें शामिल है? देखिए, जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटी तो है ही, नोएडा में भी है, लखनऊ में भी है, एक अयोध्या में खुल रही है, एक कानपुर में खुल रही है। इसके अलावा हमारे करीब 200 स्कूल भी हैं, जो 12वीं तक के स्कूल, CBSE पैटर्न के या स्टेट बोर्ड के स्कूल भी हैं। हमारे हर विद्यार्थी को, हर शिक्षक को और नॉन टीचिंग स्टाफ सबको भावातीत ध्यान करना कंपलसरी होता है, सुबह शाम 2 बार, सबके लिए कंपलसरी। और खाली भावातीत ध्यान नहीं, अभी तो इसके एडवांस प्रैक्टिसेस भी और हो गई हैं महर्षि जी, क्योंकि इतने साल में उन्होंने काफ़ी चीज़ें डेवलप करी महर्षि जी ने, तो एडवांस प्रैक्टिस भी भावातीत ध्यान, जिसको हम लोग TM सिद्धि प्रोग्राम बोलते हैं, क्योंकि वो एक अलग ही चैप्टर है। कभी अभी समय मिलेगा तो अभी या कभी हम आपको समझाएंगे, वो एक अलग चैप्टर है। भावातीत ध्यान के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो सिद्धि प्रोग्राम का होता है। तो हमारे सब शिक्षकों को, विद्यार्थियों को एक तरह से आप कहना चाहिए मैंडेटरी होता है हमारे यहाँ ध्यान करना। तो सिंपल ध्यान में और भावातीत ध्यान में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस उल्टा बोला आपने, भावातीत ध्यान सिंपल ध्यान है। अच्छा। और कोई ध्यान सिंपल नहीं होता। मेडिटेशन है जो बहुत फेमस है, जो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करें, और एक आप जो बता रहे हैं मेडिटेशन, क्या डिफरेंस है दोनों? भावातीत ध्यान, जो महर्षि जी का जो भावातीत ध्यान है वो बहुत सिंपल है, सरल है और सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक तरीके से सिखाया जाता है आपको, सिस्टमेटिक तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते हो। तो हम इसको बोलते हैं सिंपल। तो हम अपने भावातीत ध्यान को सिंपल बोलते हैं। पर बहुत फेमस नहीं हो पाया ये ध्यान बहुत फेमस था, अभी भी चलता है लोगों में। जहाँ तक ये तो प्रचार की बात होती है, ये महर्षि जी ने 60 और 70 के दशक में तो बहुत फेमस था, इतने सेंटर दुनिया भर में थे और लोग अभी भी सीखते हैं, अभी भी ध्यान सीखते हैं, ऐसा नहीं है लोगों में। लेकिन कितने प्रचार की बात है, कितना प्रचार करते हैं उतना फैलता है। हमारे बहुत सारे सेंटर विदेशों में भी हैं अजय जी। क्या आपको लगता है कि हमारा जो ज्ञान है वो विदेशी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और देश के लोग कम करते हैं? ऐसा शुरू में तो लगता है, ऐसा नहीं है, बात भी सही है कि लेकिन ऐसा है ना, कोई चीज़ विदेशों के लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है। जब महर्षि जी, आपको बता रहा हूँ मैं, 50 के दशक के एंड में
महर्षि जी जब लेके गए भावातीत ध्यान लोगों को विदेश में सिखाया, तो मेरे ख्याल है शायद लॉस एंजलिस की बात है, महर्षि जी कभी बतला रहे थे एक बार, तो उनके लिए तो बहुत नई चीज़ थी कि क्या है भाई। तो महर्षि ने समझाया, भाई तुम ये मंत्र लो, उसका जाप करो, 20 मिनट बैठो, फिर हमारे पास आना। तो किया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। जो भी सज्जन थे और कोई बिजनेसमैन थे, और उनको एक शिकायत थी कि रात को नींद ठीक से नहीं आती थी। कई बिजनेसमैन को इस प्रॉब्लम होती है, जो जिसके स्ट्रेस के कारण होती है, तो वो नींद नहीं आती थी। तो उन्होंने दूसरे दिन आके कहा, महर्षि जी हमको बहुत अच्छी नींद आई। महर्षि ने कहा ये इसका तनाव कम होने का एक असर ये भी है, स्ट्रेस कम होने का एक प्लस पॉइंट है कि नींद अच्छी आती है, आराम मिलता है। उन्होंने अपने किसी मित्र को कहा होगा, तो मित्र ने अखबार में छाप दिया कि भारत से, हिमालय से एक साधु आए हैं और वो ऐसी दवाई देते हैं कि नींद आ जाती बिना दवाई के। अब वो हमारे देश का कोई बड़ा महात्मा साधु, देखिए कि यार भारत का इतना बड़ा ज्ञान, हमारे गुरुदेव का ज्ञान, और इसको कैसे जोड़ रहे हैं नींद से कि नींद नहीं आती है, इसके लिए आप भावातीत ध्यान को नींद आने लगेगी। तो महर्षि को बोले, हमको बड़ा ख़राब लगा आर्टिकल देख करके, सुबह किसी ने आके बताया कि देखो हम तो इनको इतना बड़ा ज्ञान दे गया कि पूरा जीवन बदल सकते हैं, और इनको सिर्फ ये है कि हमको नींद आ गई। फिर बोले हमारा एक बार तो मन किया कि क्या इन लोगों के बीच में ये सब बातें करना, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, इसी तरह से लोगों को सिखाया जाएगा, जिसको जो चीज़ के द्वारा अच्छी, मतलब किसी को, हमें जैसे बच्चों को दवाई खिलाते ना, तो बच्चे को जिद करता है, तो किसी भी तरह से दवाई खिलाते हो उसका, कभी प्यार से, कभी डांट के, कभी उसके दवाई जानी चाहिए। तो महर्षि ने कहा कि ये हमने सोचा कि इन लोगों को तो ये ज्ञान देना चाहिए, तो किसी भी रूप में लें, वो चाहे नींद के लिए लें, चाहे भूख के लिए लें, चाहे हेल्थ के लिए लें, किसी के लिए लें, हमको सिखाना चाहिए इनको। तो इस तरह से वो भावातीत ध्यान दुनिया भर में फेमस हुआ। सिंपल, बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत, सिर्फ इसको प्रॉपर ढंग से एक ट्रेंड शिक्षक के द्वारा सीखना चाहिए, और ट्रेंड शिक्षक के सानिध्य में इसको करना चाहिए, और फिर उसके बाद आप घर में करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अजय जी, महर्षि महेश योगी भारत से विदेश कैसे गए? विदेश गए इसलिए कि जब गुरुदेव ने, उनके गुरु ने समाधि ली, तो ये हुआ कि ये जो ज्ञान है हमारे देश में तो सब भी देना है, लेकिन सब पूरी दुनिया में इसको फैलाना है। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि तुम इस ज्ञान को पूरी दुनिया फैला सकते हो, और इसका समय ऐसा बनाओ, इसका कुछ सिस्टम बनाओ तुम कि इसको सारी दुनिया फैलाया जाए। फिर गुरुदेव की समाधि हो गई 1953 में। फिर महर्षि जी थोड़ा समाधि के, अपने गुरु से बहुत उनको लगाव था, गुरु से, तो उसके बाद उनका थोड़ा मन विचलित हो गया होगा शायद, मेरे को ऐसा लगता है, हम तो थे नहीं उस समय। तो वो 2-3 साल के लिए चले गए वहाँ उत्तरकाशी में तपस्या में महर्षि जी। फिर वहाँ से जो प्रेरणा उनको मिली हुई हो, गुरुदेव का आदेश तो था कि पूरे दुनिया को दुख विहीन समाज बनाना, गुरुदेव का आदेश था वो। तो खैर उसको फिर उन्होंने वहाँ से निकले, फिर वहाँ से आए, उत्तराखंड से गए, फिर दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत में बड़े बड़े सन्यासियों से, महात्माओं से मिले। उन्होंने सबने कहा कि गुरुदेव का जो ज्ञान है इसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। तो फिर पूरी दुनिया फैलाने के लिए उन्होंने, जब सबने, दक्षिण भारत के बहुत ऋषि मुनियों ने, अपने यहाँ के नॉर्थ इंडिया के सबने कहा महर्षि को कि गुरुदेव का ज्ञान पूरी दुनिया फैलाना चाहिए, तो इसलिए वो विदेश निकल गए। अच्छा, ऋषिकेश में भी 84 कुटिया थी जी की, वो क्या है? ऋषिकेश में 1969, एक्चुअली महर्षि जी पहले तो गए 5 साल उन्होंने विदेश यात्रा करी, खूब पूरी दुनिया में घूमे, वर्ल्ड टूर बोलते थे, पूरा विश्व भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा ग्रुप लेकर के 1961 में ऋषिकेश में एक जगह थी गंगा के किनारे, उन्होंने कोर्स लगाया। काय का कोर्स था कि भावातीत ध्यान के जो सिखाया है हमने, पहले तो महर्षि जी खुद सिखाते थे, तो उन्होंने कहा कि वो लोग ध्यान ठीक से करते रहें और उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उन्होंने एक तरह से ग्रुप तैयार किया, जिनको शुरू में उन्होंने भावातीत ध्यान के प्रचारक के रूप में उनको ट्रेन करना। तो उसमें बहुत सारे विदेश के लोग भी थे। वो कोर्स उन्होंने 1961 में ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक आश्रम, किसी का आश्रम लेकर के उसमें लगाया था। उस समय कोई सरकारी अधिकारी मिले होंगे महर्षि जी से, तो उन्होंने कहा महर्षि जी आप यहाँ एक आश्रम बना लीजिए। तो महर्षि ने कहा ज़मीन खरीद यदि कोई होगी तो हम बना लेंगे आश्रम। तो वहाँ के उस समय के जो सरकारी अधिकारी लोग थे, उन्होंने ऋषिकेश में पहाड़ के ऊपर 15 एकड़ ज़मीन महर्षि जी को अलाट करी कि यहाँ पे आप अपना केंद्र बनाइए और भावातीत ध्यान के कोर्सेज यहाँ करिए, बजाय अभी आप किसी के आश्रम में लेके कर रहे हो जो कि परमानेंट नहीं है।
तो फिर वो 1961-62 की बात थी। उस समय उन्होंने वो ज़मीन सरकार ने अलॉट करी। फिर 1963 के आसपास ऐसा कुछ था, 64 ऐसा एग्जैक्टली मेरे को तो इतना याद नहीं। तो उस समय उन्होंने आश्रम बनवाना शुरू किया वहाँ पे। और वहाँ फेमस इसलिए वो 84 कुटिया नाम इसलिए फेमस हुआ है कि महर्षि जी ने जो प्लान बनाया था वहाँ 84 कुटिया बनानी थी जिसके अंदर लोग बैठ के ध्यान करेंगे। और क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती ऋषिकेश में, तो ये था कि इसको अंडरग्राउंड बनाएंगे। तो जहाँ ठंडा रहेगा ज़मीन के अंदर बनाएंगे, 84 कुटिया रहेंगी, उसमें लोग ध्यान करेंगे। इसलिए वो 84 कुटिया के नाम से इसलिए फेमस हो गया वो कि 84 कुटिया बनेंगी। या फिर वो फिर महर्षि जी ने वहाँ किया, बहुत कोर्सेज़ किए, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज़ हुए वहाँ पे। भारतीय लोग भी बहुत आए, विदेशी लोग भी बहुत आए। उस दृष्टि से फेमस हो गया। तो लीज़ पे था वो, तो जब लीज़ ख़त्म हो गई तो छोड़ना पड़ा फिर उसको। अब कुछ नहीं है वहाँ पर। अब महर्षि जी के आश्रम के रिमेन्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको सरकार का कोई विभाग है, मेरे ख्याल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो उसको मैनेज करता है, जो बने हुए हैं बिल्डिंग्स वगैरह जो बनी हैं। भारत से ज़्यादा फॉलोअर्स विदेश में हैं महर्षि महेश योगी के। अब देखिए ना, भारत एक देश है, विदेश में इतने सारे देश हैं। महर्षि जी का जो पूरा फैला था भावातीत ध्यान, वो 192 देशों में फैला था। तो कह सकते हैं ना, भारत के मुकाबले 191 देश और हैं जहाँ लोग ध्यान करते, जहाँ महर्षि ने ध्यान फैलाया अपना। अजय जी, आप महर्षि संस्थान के प्रेसिडेंट हैं, महेश योगी संस्थान के। कैसे जुड़े आप इस संस्थान से? हम बहुत पहले जुड़े, हमारे पिताजी जुड़े थे महर्षि जी के साथ, और गुरुदेव के शिष्य वो भी थे, जो शंकराचार्य महाराज के शिष्य हमारे पिताजी भी थे, महर्षि जी भी थे। तो वो संबंध गुरु भाई का संबंध है। तो हम तो बहुत पहले से जुड़े हैं। 1961 में जो कोर्स हुआ था, महर्षि जी ने जो कोर्स ऋषिकेश जिसके बतला रहा था मैं, उस कोर्स में भी मैं गया था, भी हमारे पिताजी गए थे उसमें। अच्छा। मैनेज करने के लिए। तो हम छोटे से थे, 6 साल के थे उस समय, उसमें हम गए थे। उसके बाद जब ऋषिकेश का आश्रम बन रहा था तो उसमें भी हम लोग कई बार गर्मी की छुट्टी में जाते थे वहाँ पे। तो आगे क्या विज़न है आपका इस संस्थान को लेकर? संस्थान को लेकर विज़न ये है कि जो महर्षि जी का ज्ञान है भावातीत ध्यान का, और इसके जो एडवांस प्रोग्राम है जिसको हम लोग टीएम सिद्धि प्रोग्राम बोलते हैं। सिद्धि प्रोग्राम ज़्यादा कुछ है नहीं, वो है ऐसा कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। वो भी बिल्कुल इसी भावातीत ध्यान के समान ही सिंपल चीज़ है कि भावातीत ध्यान से जब आप चौथी चेतना में पहुँचते हो, चौथी चेतना की स्थिति में पहुँचते हो, जिसको भावातीत चेतना बोलते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, तुरीय अवस्था भी बोली जाती है। भगवान शिव के एक श्लोक में आता है, शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम बंद, उसमें भगवान उस श्लोक में कहा गया चौथा जो है वही इम्पॉर्टेंट है, चौथी चेतना जो है वही इम्पॉर्टेंट है। और इस चौथी चेतना पर अगर काम करना है तो आपको भावातीत ध्यान करके वहाँ पहुँचना है। और जब वहाँ पहुँच जाते हो और उसका अनुभव आपको होने लगता है, क्योंकि पांचवी चेतना जो कहते हैं ना, जैसे 6 चेतना 7 बताई ना, तो चौथी जो है वो भावातीत चेतना है। तो आती है, जब आप ध्यान करते हो तो आती है, फिर जब अपने काम में लग गए। पांचवी चेतना जो है वो भावातीत जो चेतना है वो ध्यान के बाद भी बनी रहे आपकी, तब आपके सारे काम जो है सही होंगे। तो वहाँ तक पहुँचना है। तो भावातीत ध्यान से आप पांचवी चेतना तक पहुँच सकते हैं। और फिर वहाँ पे अपने यहाँ बहुत बड़े ऋषि हुए, महर्षि पातंजलि, उन्होंने योग सूत्र की रचना करी थी। और उनके योग सूत्र का ये जो उन्होंने सिद्धांत बनाया था कि जब आप उस चेतना में पहुँचते हो और वहाँ पे आप संकल्प लेते हो तो फिर आपका कार्य सिद्ध होता है। उस स्थिति में पहुँच के आपको कार्य करना है, वहाँ पहुँच के संकल्प लेना है। कोई मिनिमम एज है इस मेडिटेशन? कुछ भी, कोई मिनिमम एज ऐसा है कि जो विद्यार्थी होते हैं ना, जनरली 5 साल से ऊपर, उनको हम लोग भावातीत ध्यान का मंत्र देते हैं, लेकिन उनको बैठ के ध्यान नहीं कराते हैं। वॉकिंग मंत्र बोलते हैं बच्चों को आदत डालने के लिए, क्योंकि जैसे आपके पेरेंट्स घर में ध्यान करते हैं और छोटा बच्चा बोलेगा तुम क्या कर रहे हैं, हमको भी करना है, तो उनको बोलते हैं वॉकिंग मंत्र। 10-11 साल के बाद बैठ के ध्यान कराते हैं उनको। अच्छा, 10-11 साल समझ लो मिनिमम एज है। 10-11 साल मिनिमम एज है। अच्छा, आपने बताया अजय जी कि आपके जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मैंडेटरी है, तो कभी पेरेंट्स से कोई रिएक्शन था इस चीज़ को लेकर कि आप इस ध्यान को मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं? कब ऐसा तो मेरे पास तक तो कोई केस ऐसा आया नहीं, मेरे ख्याल से कभी। ये भारत में तो कोई इस चीज़ को मना भी नहीं करता ना भाई। अब तो विदेशों में मना नहीं करते, तो भारत में कौन मना करेगा? क्यों कोई मना करेगा ध्यान करने के लिए? लेकिन मेरे पास अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट आया नहीं कि जिसमें पेरेंट्स ने कहा हो या किसी विद्यार्थी ने कहा हो कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लूँगा या लूँगी क्योंकि आप हमको ध्यान करने को बोलते हो। ऐसा कोई केस कभी आया नहीं। और जनरली सारे विद्यार्थी इसके लिए एग्री करते, क्योंकि इसके फ़ायदे हैं ना। इसमें श्वेता जी 600 से ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं ओके टीएम के बेनिफिट्स के ऊपर।
तो जब इतने बेनिफिट्स हैं आपको जब पता है इतने बेनिफिट्स हैं, तो आप क्यों मना करोगे? स्कूलों में रिसर्च हुई है, स्टूडेंट्स में लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव करना, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, डिसिप्लिन इंप्रूव होना। तो अच्छा, हेल्थ के ऊपर रिसर्च हुई है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़, इस तरह के मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट के ऊपर रिसर्च हुई। तो जब इतने बेनिफिट्स उसके हैं, तो हम आपको दे रहे हैं इतने बेनिफिट्स, तो क्यों मना करोगे आप? अच्छा, हम कोई चेंज करने को भी नहीं कहते, हम ये भी नहीं कहते कि आपको अपना ये पूजा नहीं करनी है, या आपको अपना धर्म बदलना है, या नाम बदलना, कुछ नहीं, या कपड़े बदलने, जो आप पहनते हो पहनो, जैसे आपको रहना है रहो, भागवती ध्यान सुबह शाम करो, तो कोई समस्या नहीं। जी, आजकल मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत चल रही है, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है, और जो हमारा डिस्कशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हम भावातीत ध्यान को मेंटल हेल्थ से जोड़ कर देख रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, उसको आप ये सिखा रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है कि कितने डिफरेंट हैं मेंटली स्ट्रांग हमारे स्टूडेंट, कितने हैं बाकी अदर यूनिवर्सिटी से? हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा एकेडमिकली बेटर हैं और डिसिप्लिन वाइज बेटर हैं। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ होती है स्कूलों कॉलेजेस में, आपको पता ही है। तो डिसिप्लिन के बारे में हमारा ये सोचना है कि हमारे स्टूडेंट्स बेटर हैं। हम ये नहीं कह सकते 100% बिल्कुल, क्योंकि स्कूल कॉलेज के बच्चे वैसे भी बड़े हो जाते हैं, थोड़ा उद्दंड तो होते ही हैं। तो ये नहीं कह सकते कि 100% डिसिप्लिन हमारे मेंटेन होता है, लेकिन और कॉलेजेस के मुकाबले हमारे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन के मामले में बेटर हैं। हमारे स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में बेटर हैं। हमारे स्टूडेंट जो है उनके तनाव कम होने के कारण आपसी रिलेशंस जो है, आप दोस्तों का, भाइयों का, टीचर्स के साथ संबंध, उसमें बेटर हैं। अच्छा अजय जी, पंचकर्मा क्या होता है? अब आप चले गए दूसरे साइड में। ये तो अभी हम मेंटल की बात कर रहे थे ना, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, भागवती ध्यान से मेंटल हेल्थ हो गया। अब आप आगे फिजिकल साइड में। फिजिकल जो है ये ये सब अपने भारतीय वैदिक सिद्धांत ही है। आयुर्वेद भी वहीं से आया, ध्यान भी वहीं से आया, हर चीज़ वहीं से निकलती है। तो एक आयुर्वेद जो एक ज्ञान है, अपनी एक पद्धति है ट्रीटमेंट की और उसकी प्रिवेंशन की, उसमें एक सिद्धांत है पंचकर्म का। आयुर्वेद का जो मुख्य सिद्धांत होता है वो होता है प्रिवेंशन। मतलब आप बीमारी होने ही ना दो, और हो जाए तो क्योर का भी उनके पास तरीका है। तो पंचकर्म जो है वो एक प्रिवेंशन का सिद्धांत है। जब सीज़न चेंज होते हैं, जैसे अभी हम लोग सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो ये सीज़न चेंज हो रहा है। अभी थोड़े दिनों के बाद जब हम लोग गर्मी से सर्दी में जाएंगे तो सीज़न चेंज होगा, बीच में बारिश आएगी तो भी ट्रांजिशन आएगा। तो ये जो सीज़न चेंज होता है, इस समय शरीर जो है बहुत उथल पुथल हो जाता है। क्योंकि अभी तो थोड़ा गर्मी बढ़ गई, लेकिन बीच में ऐसा होता था कि दिन में तो आपको गर्मी लगती थी, रात को ठंडी लगती थी, तो आप स्वेटर पहन के घर से निकलोगे तो फिर दिन में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय जो होता है, ये सिद्धांत पंचकर्म का इसलिए बनाया गया था कि उस समय शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया है ये। और शुद्ध करने का मतलब है, इसके 5 क्रियाएँ होती हैं। पंचकर्म मतलब 5 इसमें क्रियाएँ होती हैं। उन क्रियाओं के द्वारा आयुर्वेद के सिद्धांत से शरीर के जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं उनको निकाल दिया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी है पंचकर्म का सिद्धांत। और इसके जो 5 कर्म हैं, वो उसमें से 2-3-4 तो मुख्य हैं, जो लोग 3 तो मुख्य हैं जो करते ही लोग हैं, बाकी जो यदि करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये भी हम सिखाते हैं? इसका हम लोग सिखाते नहीं हैं, ये इसका एक अलग ही डिपार्टमेंट है, जो कि आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाना, आयुर्वेद के वेलनेस सेंटर खोलना। वेलनेस सेंटर में ये पंचकर्म भी सिद्धांत होता है। यदि किसी को आना है, और इसका कोर्स होता है पंचकर्म का, आपका या तो वैद्य जी आपको बताएंगे 5 दिन का कोर्स करना है, 9 दिन का कोर्स करना है, या 2 हफ्ते का कोर्स किसी को करना है, तो वो उस ढंग से आते हैं लोग और पंचकर्म कराते हैं और आराम करते हैं उसमें। तो उसकी पूरी पद्धति बनी, सिद्धांत है। क्योंकि बॉडी का प्यूरिफिकेशन होना है, तो उसमें 5 प्रक्रियाएँ, उसमें वो अभ्यंग है, शोधन है, इस बस्ती है, ये सब चीज़ें होती हैं उसमें। तो वो एक सिद्धांत है शरीर को प्यूरिफाई करने का, टू प्रिवेंट करने का कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में ना आने पाए। क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत होता है ना, वो बड़ा सिंपल सिद्धांत है। शरीर में 3 प्रकृतियाँ होती हैं, वात पित्त कफ बोलते हैं उसको। उनका बैलेंस बना रहता है यदि, तो आप बीमार नहीं पड़ते। वो बैलेंस को बनाए रखना ही आयुर्वेद है और कुछ नहीं है। वात पित्त कफ का जो बैलेंस है वो आपके शरीर में प्रॉपर तरीके से बना रहे, और उसके लिए यदि नहीं बनता है तो दवाइयाँ देके आपको बना देते हैं। तो जहाँ बैलेंस बना रहता है तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। तो जो हमारे वैद्य लोग जो नाड़ी देखने का सिद्धांत है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि वात पित्त कफ के हिसाब से कौन सा इम्बैलेंस हो गया है, उस इम्बैलेंस को ठीक करना है।
नाड़ी विद्या क्या होती है? नाड़ी विद्या के द्वारा। वो क्या होती है? बस वो नाड़ी देख के बतला देते हैं क्या कौन सा इम्बैलेंस है। इसका भी कोई कोर्स होता है? नाड़ी का कोर्स होता है ना, हाँ बिल्कुल, इसका भी कोर्स होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ नहीं होता इसका कोर्स, क्योंकि ये भारत में तो इसका पूरा सिद्धांत है ना, जैसे MBBS होता है वैसे इसका का भी ऐसे ही होता है कोर्स, 5 साल का है। कौन कौन से कोर्स होते हैं अजय जी? अपनी यूनिवर्सिटी में तो नॉर्मल जो कोर्स आपके इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस वाली कंप्यूटर इंजीनियरिंग और नॉर्मल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, ये सब होता है। और जो आपके ये BSc BCom के कोर्सेज होते हैं, MBA BBA के कोर्सेज होते हैं, नोएडा कैंपस जर्नलिज्म भी एक कोर्स है हमारे यहाँ, अच्छा। लॉ भी है, फार्मेसी भी है, तो सभी तरह के कोर्स यहाँ भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है, AI का भी कुछ सोच रहे हैं कोर्स लॉन्च बिल्कुल करने है, का? वो अभी भी सिखाते हैं, AI का भी कोर्स है, AI का है, बहुत सारे ये सब रोज की टेक्नोलॉजी है ना। ये तो मैडम ऐसा है ना, यूनिवर्सिटी होने से एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप अपना कैरिकुलम खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो, और अच्छी बात है खुद डिज़ाइन करने का बेनिफिट भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है ना। अभी 2 साल पहले AI की इतनी बात नहीं होती थी, अब हो रही है, अब होने लगी, तो हमको अपना कैरिकुलम चेंज करना पड़ता है उसके हिसाब से। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी में तो एकेडमिक काउंसिल होती है, उसका काम ही यही होता है कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करो और उनको पता करो कि अभी क्या सिखाना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य देखिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का उद्देश्य ये होता है कि जो विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़ के निकले वो या तो अपना बिजनेस करे या किसी अच्छी कंपनी में उसको अच्छा जॉब मिल जाए। तो हमको उसके लिए ट्रेंड करना पड़ता है कि जब वो यहाँ से निकले तो इज़ ट्रेंड टू गेट इनटू द फील्ड, वहाँ पे जा सके वो ट्रेनिंग हमको देनी होती है। अयोध्या में भी अपनी यूनिवर्सिटी खुल रही है, वो कब से फंक्शनल हो जाएगी अजय जी? बस वो अयोध्या की यूनिवर्सिटी का काम लगभग पूरा हो गया है, सरकार से एक फाइनल अप्रूवल आना होता है। वहाँ सिस्टम ये होता है कि पहले सरकार आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल देती है, जैसे लेटर ऑफ इंटेंट टाइप का होता है कि आप बनाओ। जब आप बना लेते हो तो सरकार को कहती है कि हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, अब आके चेक करो। वो चेक करते हैं, फिर उसको पूरी सरकार की प्रोसेस बड़ी लंबी होती है वो तो कोई भी करने जाओ आप कोई भी चीज़, हाँ। तो उस लंबी प्रोसेस के दौरान अब उसमें चली गई है, वो इंस्पेक्शन उनका हो गया है और बिल्डिंग हमारी जो इंस्पेक्शन के लिए तैयार थी वो हो गई है, सारी फॉर्मेलिटी हो गई हैं। तो अब जब वो जैसे ही वो ओके देंगे, हम एडवर्टाइजमेंट देंगे, बच्चों को भर्ती शुरू करेंगे, और ये सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई से कोर्स शुरू कर देंगे। कोई स्कॉलरशिप भी है हमारे? रहती है, स्कॉलरशिप भी रहती है। जैसे हमारे अभी जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है जिसका नोएडा में और लखनऊ में कैंपस है, जिसका नाम है महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ स्कॉलरशिप है जो बच्चों के 95% मार्क्स आए थे 12वीं क्लास में, ऐसे मेरिट के ऊपर देते हैं स्कॉलरशिप। और कोई आर्थिक रूप से अगर परेशान है तो उसके लिए भी कुछ है? हम लोग उसके लिए ये प्रबंध करते हैं अपने यहाँ, कोई ऐसा जिसका मेरिटोरियस, देखिए मेरिट इज़ इम्पॉर्टेंट हायर एजुकेशन में। ये नहीं कि भाई हमको पढ़ना है इसलिए कर, आप यदि आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन आप मजबूर हो फाइनेंशियली, तो हमने एक सिस्टम बनाया है अपने यहाँ कि हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपसे बॉन्ड साइन कराएंगे कि जब आपकी सर्विस लगेगी तो आप पैसा हमको दे देना। ओके। हाँ, तो मतलब हमारा पर्पस तो यही है ना, आपको पढ़ा के आपको अच्छी नौकरी मिले या बिजनेस करो, लाइक लोन। हाँ, लोग लोन स्कॉलरशिप बोलते हैं हम लोग उसको। हालांकि अभी किसी ने ऐसा लिया नहीं है हमसे, लेकिन ये भी सुविधा है। यदि कोई ऐसा मेरिटोरियस स्टूडेंट आता है या मतलब मेल फीमेल कोई भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए है, दोनों के लिए है, जो भी आएगा इस तरह का मेरिटोरियस है कि भाई हम बहुत अच्छा 12वीं में हमने बहुत अच्छा किया, 10वीं में बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन अब ये समस्या हो गई। अब बहुत समस्याएं लोगों में होती भी हैं। कोविड के दौरान तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी ना, कईयों के पेरेंट्स नहीं रहे या नौकरी चली गई, कुछ हुआ, और ये सब नॉर्मल चीज़ें होती रहती हैं समाज में। तो यदि कोई ऐसा सिचुएशन आती है तो वी कंसीडर दैट कि ठीक है हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या करोगे आप, तो पढ़ो, पढ़ के बच्ची जब जॉब लग जाए या अच्छा बिजनेस करो तो डोंट फॉरगेट अस दैट वी हैव हेल्प्ड यू, कम बैक एंड पे अस। अजय जी, महर्षि महेश योगी ने राम नाम की मुद्रा भी चलाई थी, वो क्या थी? देखिए ऐसा है, जो करेंसी होती है ना उसका पर्पज़ क्या होता है, चीज़ों को बिजनेस को फैसिलिटेट करना। करेंसी का और कोई पर्पज़ नहीं होता है। पहले ज़माने में होता था बार्टर बोलते थे कि यदि आप आपके यहाँ गेहूँ पैदा होता है और वो जो है दूसरा आदमी जो है वो कपड़े बनाता है, तो इसके यहाँ से 1 किलो गेहूँ दिया और 10 गज कपड़ा ले आए, इसको बोलते थे बार्टर। अब उस चीज़ को सुविधाजनक करने के लिए सरकार ने बीच में लोगों ने क्या किया कि एक वैल्यू कर दी, करेंसी बना दी। उसकी वैल्यू है कि 10 किलो गेहूँ का दाम जो है वो 10 रुपये है, तो गेहूँ का 10 रुपये मिल गया। अब उस 10 रुपये को लेके कपड़े वाले पे आ गए, 10 रुपये कितने कपड़े मिलते वो हमको दे दो। तो बार्टर ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए करेंसी का इस्तेमाल किया गया।
तो करेंसी और कुछ नहीं है, करेंसी की कोई महत्व नहीं है, सिर्फ बिजनेस में ही करेंसी का महत्व है, एक्सचेंज करने में। तो कौन से देश में तो ये जो महर्षि जी का जो सिद्धांत था वो ये था, उनका बड़ा अच्छा सिद्धांत था। उनका सिद्धांत ये था कि यदि हमें कोई बड़ा एरिया मिलता है कहीं किसी भी देश में, जिसमें कि हम वहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के द्वारा उस देश का विकास करें। अच्छा, उस देश में जो पैदा हुए, उसका महर्षि ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था कि जैसे आपने 1000 हेक्टेयर ज़मीन हमको दी अपने देश में, अब वहाँ पे जो भी हम सामान पैदा करेंगे हम ऑर्गेनिक पैदा करेंगे, तो पक्का था। हमने जैसे फल पैदा किए, खरबूजा, तरबूज, बहुत सी ऑर्गेनिक, या आपके गेहूँ, चावल, दाल, उसका जब हम बेचेंगे उसको मार्केट में, तो जो आधा उसका जो पैसा आएगा तो आधा तो हम आपके देश में ही उसको रीडिप्लॉय करेंगे, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल ये सब बनाएंगे, और आधा पैसा हम किसी दूसरे देश में इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में लगाएंगे। अब इस सब चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए क्या होना चाहिए? करेंसी होनी चाहिए कोई, या तो बैंक से लोन लेके करो, तो इतना बड़ा लोन कौन देगा आपको? तो ये था कि हम ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाएं, क्योंकि जो हमारे खेत में काम करेगा व्यक्ति, उसको शाम को क्या है, खाना खाना है, तो खाना कोई सेठ जी की दुकान से आएगा, या कपड़े खरीदने तो कोई लाला जी की दुकान से आएगा, तो इसलिए उसको वो सेठ जी को खरीदने के लिए उसके पास करेंसी होनी चाहिए, तो वो राम मुद्रा होगी। ये सिद्धांत महर्षि का। तो आप उस प्रोजेक्ट एरिया को राम मुद्रा के द्वारा मैनेज कर सकते हो। तो उस सिद्धांत को द्वारा उन्होंने करेंसी, इसको हम लोग बोलते थे डेवलपमेंट करेंसी। इसका पर्पज़ यही था कि किसी एरिया को डेवलप करना हो तो अब सरकार क्या करती, बॉन्ड निकलती है। आपको याद होगा जब कोई बड़ा काम सरकार को करना होता है, बॉन्ड, ये बांध बनाना है, सड़क बनानी है, कि इसके बॉन्ड निकाल दो, हम इंटरेस्ट दे देंगे आपको 2%, 3%, 5%, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड होते हैं। तो पर्पज़ उसका वही होता है कि आपसे पैसे ले करके सरकार वो काम करती है, आपके पैसे वापस कर देती है। तो उसी पर्पज़ से करेंसी, कोई करेंसी भी हो सकती है। कोई अभी भी चल रही है करेंसी? लीगली तो पॉसिबल है ही, चलती है, लीगली है, लीगली करेंसी थी, लीगल करेंसी अप्रूव हुई थी। यूरोप के कुछ 20-25 देश थे, उसमें लीगली अप्रूव हुई थी, अमेरिका में हुई थी। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स कौन से देश में हैं महर्षि के? अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ, यदि आप अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फॉलोवर्स होंगे। यदि आप यूरोप को पूरे मिला के एक देश मान लोगे तो यूरोप में भी बहुत हैं। तो मेरे ख्याल से यदि कहा जाए देश के हिसाब से तो अमेरिका ही देश माना जाएगा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा देश भी तो वही है। आश्रम कहाँ कहाँ है? आश्रम तो इनको विदेशों में तो आश्रम बोलते नहीं, हम लोग इनको एकेडमीज बोलते हैं। एकेडमी ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, महर्षि एकेडमी ऑफ, तो कई देशों में है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, यूरोप में कई देशों में है, हर जगह कुछ ना कुछ। तो अपनी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं इनको बाहर जाने का मौका मिलता है? हम लोग की तरफ से ऐसा कोई प्रोग्राम बाहर जाने का नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ अब हम लोग इसलिए हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे कि हम बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप, उसका कुछ लिमिट होती है यूजीसी के द्वारा, इतने साल के बाद या इस ग्रेडिंग के बाद आप बाहर की यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कर सकते हो। तो उस तरह से हम लोग प्रोग्राम करेंगे, तब हमारे विद्यार्थी जो हैं दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकेंगे या वहाँ का कोर्स कर सकेंगे ऑफिशियली। वैसे तो जिसको जाना अब जाते ही हैं लोग पढ़ने के बाद। नॉर्मली हेल्दी रहने के लिए आप क्या टिप्स देंगे आज के यूथ को? हम तो सब यही कहेंगे कि हमारे पास तो एक ही चीज़ है, हमारा भागवती ध्यान करिए और अच्छा खाना खाइए आयुर्वेद के हिसाब से। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में एक कोर्स हम लोग वो भी कराते हैं डाइट का, न्यूट्रिशन क्या कैसे, तो आयुर्वेदिक पद्धति से जो बताया गया है वो भोजन करिए और सुबह शाम भागवती ध्यान। अजय जी, होलिस्टिक एजुकेशन क्या है? क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत जोर दिया जाता है इसके बारे में। होलिस्टिक एजुकेशन वो है जो आपका पूर्ण विकास करता है। होलिस्टिक का मतलब पूर्ण होता है। अच्छा, विकास किस चीज़ का? पढ़ाई करने से आपको क्या विकास होता है? आप एक एकेडमिकली गेन करते हो कुछ चीज़ें, कि भाई आपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई करी तो आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन गए या फिजिसिस्ट बन गए या इंजीनियर बन गए। होलिस्टिक का मतलब है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, ये नहीं कि आप खाली फिजिसिस्ट बन गए, बाकी दुनिया से आपको मतलब नहीं है। तो होलिस्टिक एजुकेशन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें आपका सर्वांगीण विकास हो रहा है। और इसीलिए हम लोग भावातीत ध्यान को प्रधानता देते हैं अपने यहाँ, कि भावातीत ध्यान के द्वारा जो आपका मन की शांत, मन का जो खुलता है ना, परत जो खुलती हैं, परतें खुलती हैं, उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो आप जो है जिस भी फील्ड में जाओगे उसके तो एक्सपर्ट रहोगे ही, लेकिन आपको पूरे उसमें बाकी चीज़ों से भी आपको ज्ञान रहता है।
तो होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब ये है कि पूर्ण विकास होए आपका, सर्वांगीण विकास होए अच्छा आपका। अजय जी, चलते चलते लास्ट सवाल, सफलता क्या है आपकी नज़र में? सफलता ये है कि आप जीवन आपका दुख विहीन रहे, स्वस्थ रहे, पहली बात निरोग और दुख विहीन रहे। अब निरोग का कैसे रहेगा, उसका भी भावातीत ध्यान एक सिद्धांत है, और यदि किसी कारण से कुछ बात आ गई तो आयुर्वेद को अपना लो आप। हमारे जो भारतीय इतिहास है ना, सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत जिसको हम लोग बोलते हैं, वेद के, उसमें हर चीज़ का दिया हुआ फार्मूला दिया हुआ है, हर चीज़ का फार्मूला है। उसको आप पढ़ने वाले लोग चाहिए, उसको इंटरप्रेट करने वाले लोग चाहिए, हर चीज़ उसमें है। सफलता क्या चीज़ होती है, आप जीवन में सफलता क्या है, आप स्ट्रेस फ्री तरीके से काम करो, सुबह शाम आपको किसी प्रकार की स्ट्रेस नहीं है, आपका सबके साथ व्यवहार अच्छा है, परिवार में यदि आप शादीशुदा हो, परिवार में बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहें। वो कब संभव होगा, जब आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे। तो और सफलता कैसे आएगी, जब अपने काम में आप मन लगा के काम करोगे। मन कैसे लगाओगे, जब आपका मन जो है वो चेतना जो है शुद्ध और शांत रहेगी, तब आप अच्छे विचार लाओगे। अच्छे विचार लाओगे तो सक्सेस होगे। भाई आप बिज़नेस करने जाते हो तो नए नए विचार आते हैं कि यार ये काम करने से फ़ायदा होएगा, लेकिन उस काम करने के लिए दिमाग भी तो चाहिए सोचने के लिए, और यदि टेंशन भरा दिमाग है तो क्या सोचोगे आप उसके बारे में। तो यदि जीवन में सफल होना है तो भावातीत बिल्कुल ध्यान आप जीवन में सफलता के सिर्फ एक ही सिद्धांत हमको तो जो समझ में आया अपने इतने साल के जीवन में महर्षि के साथ जुड़ के, जीवन में सफलता के लिए एक ही सिद्धांत है, वो है भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान के द्वारा आप अपने पूरे जीवन को सफल बना सकते हो। और शारीरिक यदि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है किसी कारण से, तो वो आयुर्वेद का सहारा ले लो आप। फिर अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो फिर एलोपैथी तो है ही, वो कहीं तो जा नहीं रही है, लेकिन शुरुआत, क्योंकि आयुर्वेद जैसे मैंने कहा ना, प्रिवेंशन, कोशिश करो कि बीमार पड़ो ही ना, तो आयुर्वेद का सिद्धांत अपनाओ। तो भावातीत ध्यान का उपयोग करो, आयुर्वेद का उपयोग करो, तो सब। तो आयुर्वेद को आप अपनाओ और निरोग रहिए, और भावातीत को आप अपनाइए तो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे दुख विहीन रहिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके अजय जी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी भावातीत ध्यान को समझें और अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अजय जी, नमस्कार।